ओके, सो आज का टॉपिक है टॉप 10 फीचर्स ऑफ HTML5. सो उसके पहले लेट्स सी व्हाट इज़ HTML5. ओके, सो व्हाट इज़ HTML5? As the name suggests, HTML5 is the fifth version of HTML, Hypertext Markup Language. It is an upgraded version of HTML 4.01. HTML5 जो है वो फिफ्थ वर्जन है HTML का. उसके पहले HTML 4.01 था, तो उसका अपग्रेडेड वर्जन है HTML5. तो HTML5 हैज़ अ वैरायटी ऑफ न्यू एंड एडवांस्ड फीचर्स. तो हम जैसे डेवलपर्स के लिए बहुत इजी करने के लिए HTML5 आया है. उसमें बहुत न्यू और एडवांस फीचर्स हैं जो हमें कोड करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है. तो इसलिए HTML5 यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपग्रेडेड वर्जन है. तो उसमें बहुत सारे फीचर्स है. तो क्या क्या फीचर्स है वो आज देखते हैं. फीचर्स ऑफ HTML5. सो टॉप 10 HTML5 फीचर्स. nav tag, header, footer, canvas tag, audio and video tag, figure caption tag, main tag, section tag, mark tag and progress tag. तो ये सब हम बहुत डीपली देखेंगे अभी कि ये सब क्या होता है. ओके ओके, so now let's see what is nav tag. The nav tag helps in defining a set of navigation links. It helps create a section of a website that contains navigation links. सो nav-tag क्या होता है कि एक वेबसाइट है जिसमें हम एक न्यू वेबसाइट देखते हैं तो उसमें बहुत सारे होते हैं जैसे कि होम, अबाउट अस सेक्शन हुआ और सर्विसेज हुआ, कॉन्टेक्ट हुआ. ये सब क्या है, एक nav-tag है. उसमें हम एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं होम में हूँ तो मैं अबाउट अस में जा सकती हूँ. अगर मैं अबाउट अस में हूँ तो मैं कॉन्टेक्ट अस में जा सकती हूँ. तो ये एक पेज से दूसरे पेज में आने के लिए क्या यूज़ होता है, nav-tag यूज़ होता है. ये जो लिंक्स के बीच में हम नेविगेट करते हैं तो उसको nav-tag बोलते हैं. तो nav-tag इसलिए यूज़ होता है. ओके, सो ये हुआ उसका एक्सप्लेनेशन. तो अभी इसको VS कोड में कैसे कोड करते हैं ये हम देखते हैं. सो ये रहा विजुअल स्टूडियो कोड. उसके पहले हमको क्या करना है कि हमको पहले जाना है फाइल मैनेजर में. वहाँ पे हमको क्या करना है कि एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम मैं रखूँगी वेब डेवलपमेंट. तो उसके बाद उसके अंदर क्या करूँगी, मैं 3 फाइल्स बनाऊँगी जिसका नाम मैं रखूँगी इंडेक्स डॉट. ये फिलहाल हमको यूज़ होगा, बाकी 2 जो है वो यूज़ नहीं होगा, CSS और जावास्क्रिप्ट का. बट स्टिल मैं रख दूँगी बना के. ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ऐसे फाइल्स में बनाना. तो इसलिए अगर ना भी यूज़ हो रहा तो तभी रखने का बना के. मैं हर बार बनाती हूँ चाहे वो यूज़ हो या ना हो. ओके, ये बन गया. तो अब इसका जो फोल्डर है इसको मैं करूँगी ओपन विथ कोड. तो वो अभी ओपन हो जाएगा. ओके, सो ये बन गया 3 फाइल्स. इस पे अब क्या करूँगी, एक न्यू फाइल ओपन करूँगी जिसका मैं नाम रखूँगी इंडेक्स डॉट. तो ये यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क डालूंगी मैं और ये एमिट एब्रीवेशन आएगा. तो उसको एंटर करूँगी तो ये कोड अपने आप आ जाएगा जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था. तो ये टाइटल है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है. हम जो भी हमको टाइटल का नाम आई मीन वेबसाइट का नाम देना है तो वो हम लिख सकते हैं. कि मैं फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगी इसमें मैं क्या करूँगी, मैं नेवर करके दे देती हूँ. नेव तो इसके बाद अभी बॉडी में आ जाती है. बॉडी में क्या है, सारा कंटेंट आएगा. तो अभी जो जो होगा नेवर में वो सब इसमें आएगा, कंटेंट इसमें आएगा. तो फॉर एग्जांपल मैं H1 ले लेती हूँ और उसमें लिखती हूँ एग्जांपल्स ऑफ HTML nav tag. एक काम करती हूँ, मैं nav बार ना लिख के इसको मैं nav tag लिख देती हूँ.
तो ये बेटर रहेगा क्योंकि इसके बारे में हम सीख रहे हैं, राइट। तो ये नैव टैग चलेगा, देन ये H1 हुआ, देन इसके नीचे हम लिखेंगे H2, फिर इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑनलाइन प्रोग्रामिंग फिर यहाँ पे नैव बार स्टार्ट होगा। नैव, देखो सिर्फ नैव लिखा तो ये इसकी वजह से ये अपने आप आ जाएगा। ऐसे हमको एरोस लिख के, नैव लिख के फिर एरो करने का ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। विजुअल स्टूडियो कोड मैं इसलिए बोला कि बहुत अच्छा है क्योंकि सिर्फ नैव लिखने से ही आपको वो स्टार्टिंग का और एंडिंग का दोनों आ जाएगा। तो नैव लिखा मैंने सिंपली, ये हो गया। देन इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं लिखूँगी ए, और यहाँ पे देखो ए लिखा तो कितना सारा आ गया, हमको जो जो चाहिए वो सब आ गया। तो ए लिख के मैं कौन सा, मुझे जो चाहिए मैं ले सकती हूँ, लिंक ले सकती हूँ ऐसे। तो मैंने ये ले लिया, तो मुझे HTTP तो नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए, मैं एग्जांपल बता रही हूँ ऑब्वियसली। तो मैं हैश ले लेती हूँ और इसका मैं कॉपी करूँगी और जितने बार भी मुझे चाहिए मैं पेस्ट कर दूंगी। चलो 4 बार ले लिया मैंने, और इसमें कुछ भी लिख देती हूँ मैं, फॉर एग्जांपल हो गया, बॉडी ये सब हो गया। अब इसको करती हूँ मैं सेव, Ctrl+S से सेव कर लिया। यहाँ पे गो लाइव करके लिखा है, राइट। तो यहाँ पे मैं गो लाइव पे क्लिक किया तो ये आउटपुट आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो कुछ तो ओपन हो रहा है, तो ये आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। सी, मैंने जो लिखा उसका आ गया। ये इसका जो फॉन्ट है आपको बताती हूँ मैं क्या हुआ है। यहाँ पे ये H1 में मैंने लिखा है एग्जाम्पल्स ऑफ HTML नैव टैग, इसलिए इसका जो फॉन्ट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया। और H2 के अंदर जो मैंने लिखा है ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोर्स, ये थोड़ा सा छोटा आ गया। H1 का मतलब है बहुत बड़ा फॉन्ट, H2 थोड़ा कम, H3 और थोड़ा कम, H4, H5, H6 ऐसे और स्मॉल स्मॉल साइजेस में वो आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है नैव टैग, तो वो ऐसा आ गया। HTML में क्लिक करूँगी तो HTML खुलेगा, CSS पे क्लिक करूँगी CSS खुलेगा। अच्छा, ये छोड़ो, अब मैं आपको एक और बताती हूँ। ये HTML CSS ना लिख कर मैंने अगर कुछ और लिखा, जैसे कि एक वेबसाइट में जो होता है ऐसा लिखा, तो वो कैसे लगेगा वो बताती हूँ मैं आपको। देखो, नैव टैग इसलिए यूज़ होता है क्योंकि जब भी वेबसाइट में हम कोई वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पे हमको एक होम दिखता है और अबाउट अस दिखता है, हमको फिर सर्विसेज दिखता है, फिर लास्ट में कॉन्टेक्ट अस रहता है। ओके, तो मैंने इसको कर लिया सेव। अब इसको करूँगी मैं रन। देखो ये हुआ होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ HTML में लिखा है, मैंने CSS यूज़ नहीं किया है, ना मैंने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है, तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। अगर करती तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह दिखता। यहाँ पे होम होता, यहाँ पे अबाउट अस होता, यहाँ पे सर्विसेज होता, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस होता, और यहाँ पे कुछ आइकन्स होते, यहाँ पे मेरा लोगो होता, और ये पूरा वेबसाइट होता। और जब मैं इसको यहाँ पे होम, यहाँ पे मेरा होम है, राइट, तो यहाँ पे मैं होम में क्लिक करती तो होम वाला पेज खुलता ऐसे। अब यहाँ पे तो नहीं खुल रहा क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो अबाउट अस का अगर मैं क्लिक करती तो अबाउट अस खुलता, फिर सर्विसेज करती तो वो खुलता, फिर कॉन्टैक्ट्स का ये करती तो फिर कॉन्टैक्ट्स का पेज खुलता। 1 2 3 4 पेज खुलता। लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं किया है, तो जस्ट मैंने फॉर एग्जाम्पल बताने के लिए ये लिखा है कि नैव टैग किसको बोलते हैं। ये जो हम वेबसाइट में देखते हैं ना, जो भी वेबसाइट में हम जाते हैं तो हमें हमेशा एक होम दिखता है। होम तो मतलब बिल्कुल दिखता है। ये अबाउट अस, सर्विसेज, कंट्रीज ना भी दिखा हो, क्योंकि
हर एक वेबसाइट में कुछ ना कुछ अलग अलग होता है, तो वो हमें दिखता है, तो हम उस पेज में जाके उसका इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो वो सब हम कैसे करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज में हम कैसे जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ नैपटैग। इससे नैपटैग यूज होता है कि होम, अबाउट अस, सर्विसेज, और लिंक होता है। लिंक एक पेज से दूसरा पेज लिंक होता है ना, वैसे होम में रह के मैं इसको क्लिक करूंगी, एडवर्टाइज में क्लिक करूंगी तो वो खुलेगा, और एडवर्टाइज में रह के मैंने कॉन्टेंट को क्लिक किया तो वो खुलेगा। तो वैसे तो उसके लिए नैपटैग यूज होता है। ये मैंने सिर्फ जनरल आइडिया दिया। आगे आगे जब हम वेबसाइट्स बनाते जाएंगे तो वो हम आपको और ज़्यादा आइडिया आता जाएगा कि कैसे होता है वेबसाइट्स का क्या करके। तो बस मैंने बताया कि नैव टैग को लिखने के लिए ऐसे कुछ होता है, नैव टैग का ये लिख के ये सब लिखना है, उसके बाद नैव टैग बंद करना है, तो नैव टैग का कुछ ऐसा होता है। तो ये मैंने जनरल आइडिया आपको बताया, दैट्स इट। ओके, तो अब जो फ्यूचर है वो है ऑडियो एंड वीडियो टैग्स। विथ ऑडियो एंड वीडियो टैग्स, डेवलपर्स कैन एम्बेड वीडियोस और ऑडियो इनटू देयर वेबसाइट्स। फॉर स्टाइलिंग द वीडियो टैग, डेवलपर्स कैन यूज CSS एंड CSS3। ओके, तो ऑडियो और वीडियो टैग क्यों यूज़ होता है कि वेबसाइट में अगर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें अगर हमको ऑडियो यानी म्यूज़िक चाहिए और वीडियो चाहिए, तो हमें जो टैग यूज़ करना है वो है ऑडियो एंड वीडियो टैग। तो वो कैसे यूज़ करते हैं वो हम अभी VS कोड में देखेंगे। ओके, सो अभी ऑडियो एंड वीडियो वाला देखेंगे। मैंने क्या किया है कि मेरा जो फोल्डर था वेब डेवलपमेंट, उसके अंदर मैंने index.html के अंदर एक ऑडियो और एक वीडियो जो मुझे चाहिए वो मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी VS कोड में देखो, यहाँ पे मेरा ऑडियो और वीडियो आ चुका है index.html के अंदर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑडियो टैग यूज करेंगे, और ये जो मेरा सॉन्ग का नेम है इससे मैं क्या कर लेती हूँ कि मैं थोड़ा उसे कॉपी कर लेती हूँ। Ctrl+C कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आकर मैं क्या करती हूँ, मैं पेस्ट कर देती हूँ। एंड अभी कंट्रोल्स लिखूंगी। कंट्रोल्स यहाँ पे देखो ऑलरेडी आ गया है। कंट्रोल्स 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 क्यों लिखा मैंने अभी बताती हूँ आपको। ओके, देखो कंट्रोल्स नहीं लिखती मैं तो ये सब नहीं आता। चलो आपको मैं इधर ही बता देती हूँ, कंट्रोल्स हटा के दिखाती हूँ कि अगर मैं कंट्रोल्स नहीं लिखती तो क्या होता। देखो ये करो और देखो अभी कंट्रोल्स नहीं होता तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, मेरा ऑडियो नहीं आता। सिंपली मैंने अगर ऑडियो टैग यूज करके सॉन्ग का नेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो नहीं आएगा। कंट्रोल्स लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल्स लिखा और सेव किया तो देखो अब यहाँ पे आ गया, ये सारे ऑप्शंस आ गए, प्लेबैक स्पीड ये सब आ गया। तो इसी तरह से एक मिनट आपको मैं सॉन्ग भी तो सुनाती हूँ कि प्ले हो रहा है या नहीं। म्यूट करना तो म्यूट कर सकते हैं, सॉन्ग अगर चाहिए तो सॉन्ग सुन भी सकते हैं। ग्रेट, ऑडियो का हो गया। अब वीडियो पे आते हैं। वीडियो टैग यूज करो SRC। ओके, तो अभी क्या है कि इसका जो है सेम जैसे मैंने ऑडियो के लिए किया था वैसे ही उस तरह से मैं इसको क्या करती हूँ, नेम को कॉपी कर देती हूँ और यहाँ पे क्या करती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। देन मैं क्या करूँगी, इसका जो टाइप है वीडियो का वो लिख दूंगी, टाइप इज इक्वल टू MP4। अब क्या करती हूँ कि ये जो है वीडियो का विड्थ दे देती हूँ, हमको जितना भी चाहिए उतना दे सकते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 500 दे देती हूँ एंड इसका हाइट दे देती हूँ मैं 500। ये थोड़ा ज़्यादा दे देती हूँ 900। ओके, तो ये पिक्सल में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये क्लोज कर देती हूँ। ये क्या आ गया बीच में,
ये तो नहीं चाहिए था हमें। ओके, तो सोर्स तो ये वीडियो रहा। अभी हाइट दिया, विथ दिया, और क्या चाहिए अभी? आई थिंक दैट्स कूल। हाँ हाँ हाँ, ये कंट्रोल भी तो देना है। कंट्रोल नहीं दिया तो क्या होगा? वर्क ही नहीं होगा कंट्रोल्स। ठीक है, सेव कर देते हैं। लेट्स सी। वाह, वर्क हो रहा है। ओह वाह, यस। अब पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स ना दिखाऊंगी। फॉर एग्जांपल दे दिया मैंने। ठीक है, तो इसके ऊपर लिखते हैं H1 ऑडियो, एंड ऑडियो के नीचे लिखते हैं H1 में दिस लो, दिस इज ऑडियो एंड ये ऑडियो प्ले होगा। सो ये रहा वीडियो। सो ऐसे तो ये साउंड का देख सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं या फिर स्लो या ज़्यादा रख सकते हैं, और फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। ओके, सो फिर बाद में इसको बंद कर भी कर सकते हैं, और डाउनलोड भी कर सकते हैं, और पिक्चर इन पिक्चर भी कर सकते हैं। तो और क्या ऑप्शंस हैं, तो ये सब कर सकते हैं हम लोग वीडियो टैग के थ्रू। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। In the HTML code, width and height are for setting the dimensions for the video element. तो अभी वीडियो एलिमेंट में जैसे मैंने वीडियो बताया आपको, उसमें विथ और हाइट हमको जैसे चाहिए वैसे सेटिंग करने के लिए रखा है। हमको अगर छोटा चाहिए तो बहुत छोटा कर सकते हैं, मीडियम चाहिए तो मीडियम, अगर फुल स्क्रीन चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखा। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट क्रिएट्स बटन फॉर प्लेबैक, प्ले, पॉज एक्सेट्रा। मैंने कंट्रोल्स बोला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यूज़ करना। क्यों यूज़ करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें ही तो एट्रीब्यूट है, उसमें ही तो बटन्स है, बटन्स आएंगे जो भी हमें प्ले करना है या पॉज करना है, वो सब कंट्रोल हमारे हाथ में कब आएगा? जब हम लोग कंट्रोल्स देखेंगे तब। फिर सोर्स टैग प्रोवाइड्स यूआरएल और मीडिया सोर्स। सोर्स क्या है? सिंपली उसका लिंक देता है, यूआरएल देता है, दैट्स इट। फिर टाइप क्या है? वीडियो का जो टाइप है वो दिखता है, जैसे कि MP4 यानी वीडियो, MP3 यानी म्यूज़िक, दैट्स इट। बस उसका उतना ही काम है। ओके, सो अगला फीचर है हेडर। द हेडर एलिमेंट इन HTML5 contains introductory content. It can include a set of introductory or navigation support on a website. Typically, the header element contains heading elements, logo or icons, a search form, others information, etc. हेडर क्या होता है कि वेबसाइट का जो ऊपर वाला जो है, हेडर यानी हेड मतलब वेबसाइट का हेड। जैसे हमारा हेड है, हमारा सर है, वैसे वेबसाइट का जो हेड है वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो हेडर के अंदर आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे कुछ लोगो हो सकता है, आइकन्स हो सकता है, या हेडिंग का कुछ एलिमेंट हो सकता है, लाइक वेबसाइट का नाम हो सकता है, या फिर सर्च फॉर्म हो सकता है, या फिर ऑथर का कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, वो हेडर में होगा। तो वो क्या क्या है, कैसे लिखते हैं, ये हम VS कोड में देखेंगे। सो अभी हम देखते हैं हेडर कि ये हेडर क्या है। तो मैंने टाइटल उसका हेडर रखा है, और यहाँ पे H1 लूँगी और इसका नाम रखूँगी टॉप वेबसाइट्स, एंड देन उसका H3 लूँगी, सॉरी H3, उसके अंदर देखूँगी टॉप बेस्ट वेबसाइट्स ओह गॉड। ओके, सो अब क्या होगा? अब हेडर टैग लगाऊंगी, इसके अंदर मैं कुछ लिंक्स दूंगी। फॉर एग्जांपल मैं www.google.com दूंगी एक लिंक, और यहाँ लिखूंगी मैं गूगल, एंड और लिंक दूंगी जिसका नाम होगा www.chrome
डॉट कॉम और इसे सेव कर लेती हूँ एंड देन यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। ओह यस यस, मैंने क्या किया है कि जिस चीज़ का लिंक दिया है उसका नाम लिखना भूल गई हूँ। सो क्रोम लिख दिया एंड देन सेव किया एंड अभी यहाँ पे क्रोम का नाम आ गया। ओके, सो जब मैं गूगल पे क्लिक करूँगी तब क्या आएगा, तब ओपन होगा। ओह ओपन होगा बट मेरे पास यहाँ पे इंटरनेट नहीं है। आई मीन थोड़ा बंद हो गया था, तो अब आएगा 2 मिनट। जल्दी आ जाओ यार। ओके, तो ये जब, हाँ तो मैं ये भी देख लो, इंटरनेट नहीं होगा तो यहाँ पे ऐसे लिंक मतलब लिंक ओपन नहीं होगा, ऐसे दिखाएगा आपको। देखो अभी मेरा इंटरनेट पे कनेक्ट हुआ तो फिर ओपन हो गया गूगल। अभी एक और लिंक था, वो भी बहुत इजीली ओपन होगा क्योंकि मेरे पास अब इंटरनेट है। सो थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, तो ये अब हो जाएगा ओपन मेरा क्रोम। ओके, हो गया ये ओपन। लेकिन हमें ये ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे बस ये दिखाना था कि हेडर क्या होता है। तो हेडर ये सब होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सब हेडर है ऐसे। देन बस ये इतना ही था हेडर का, और कुछ मतलब नहीं है। तो हेडर बस हेडर के अंदर कंटेंट ये सब लिखते हैं, बस उतना ही बताना था और कुछ नहीं था। तो देन अभी हम जाते हैं हमारे फुटर पे। ओके, सो अब आता है footer. The footer tag defines the footer of a document or a section. Typically, the footer contains information related to the author, copyright, contact information, site map, related documents, back to top links, etc. There can be more than one footer element in one document. तो इसमें क्या होता है कि जो लास्ट का, जो वेबसाइट का लास्ट का जो पार्ट है वो फूटर होता है, जिसमें कॉपीराइट लिखा होता है या फिर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा होता है या कोई साइट मैप होता है या फिर नीचे आ गए तो वापस ऊपर चलने के लिए कोई लिंक होता है, वैसा कुछ होता है, तो वो फूटर के अंदर आता है। तो फूटर कैसे लिखते हैं ये हम देखते हैं VS कोड में। सो अभी हम देखते हैं फूटर। तो फूटर के अंदर क्या आएगा, फुटर के अंदर वो सब आएगा जो वेबसाइट्स के बहुत नीचे होता है ना, ऐसे वेबसाइट, पूरा वेबसाइट है, ये पूरा वेबसाइट है, तो नीचे का जो पार्ट होता है वो फुटर होता है। हेडर हमने देखा, हेडर क्या होता है, वेबसाइट की जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो फुटर होता है, जैसे कि उसमें आइकन्स, लोगोस आते हैं, वैसे लिंक्स वगैरह आते हैं। तो जैसे मैंने पिछली बार बताया, तो अभी यहाँ पे फुटर आएगा। फुटर यानी जो लास्ट में होगा वो। तो हम पहले क्या करते हैं, फुटर टैग लगा लेते हैं। फुटर टैग लगाने के बाद ही फुटर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे फुटर में लिखना है कुछ नाम, सो जैसे कि पोस्टेड बाय मनीषा पुजारी एंड, और भी हम कुछ लिख सकते हैं मेरा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टैग के अंदर कॉन्टेक्ट इन्फो और लिंक दे देंगे। लिंक दे देंगे इसका जो देना दे सकते हैं। ईमेल आईडी डाल देती हूँ मैं अपना, ओके, तो ये दे दिया। और भी कुछ दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम क्या देंगे, H5 बहुत छोटा हो जाएगा, HT, ठीक है, HT में हम दे देंगे कॉपीराइट। चलो इतना दिया, सेव किया। अब देखते हैं, हाँ ये देखो, ये बिल्कुल वेबसाइट जैसे तो लग नहीं रहा बिल्कुल भी, क्योंकि ये वेबसाइट है ही नहीं। मैं बस बता रही हूँ कि एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है, हेडर, फुटर, नैव बार, ये सब मैं एक हल्का हल्का छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ मैं। तो उसमें ये फुटर भी एक है।
तो फुटर ये जो मैं यहाँ पे लिखा है मैंने, वो एक्चुअली देखा जाए ना तो वेबसाइट के नीचे इस भाग में होता है, यहाँ पे नीचे होता है। तो फिलहाल के लिए मैं बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा है कि फुटर कैसे लिखते हैं, उसकी टैग के अंदर ये सब लिखना होता है, वो बता रही हूँ मैं बस। जब रियल वेबसाइट्स बनाऊंगी तब पता चलेगा कि क्या होता है, कैसे लिखते हैं, हेडर कहाँ आएगा, फुटर कहाँ आएगा, नंबर कहाँ आएगा, ऑडियो और वीडियो टैग कैसे लगाते हैं, वो सब बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए जस्ट मैं सिखा रही हूँ कि कैसे कैसे करते हैं, दैट्स इट। ओके, सो अगला है फिगर एंड फिग कैप्शन। तो दिस एलिमेंट्स हेल्प यूजर्स टू इंसर्ट एन इमेज विद इट्स कैप्शन। द फिग कैप्शन टैग इज यूज्ड टू ऐड एन डिस्क्रिप्शन फॉर द इमेज। ये कुछ नहीं होता है, बस एक इमेज डालना होता है और उसके नीचे उसका कैप्शन डालना होता है। जैसे इंस्टाग्राम में हम अपलोड करते हैं हमारा फोटो और उसके नीचे कैप्शन डालते हैं, उसी तरह से। तो ये HTML में कैसे करता है एग्जैक्टली, वो हम अभी देखते हैं VS कोड में। ओके, सो अब हम देखते हैं फिगर एंड फिग। नाम लिखना था मुझे। ओके, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले बात तो कि मुझे मेरे PC पे जो इमेज सेव है उससे मुझे कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी। एंड देन मुझे मेरा जो एक्चुअली मेरा जो फोल्डर है और फाइल के अंदर मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, पेस्ट। ओके, सो अब क्या होगा कि यहाँ पे मेरा कहाँ आ गया, कहाँ आया, यहाँ आ गया फोटो। ओके, तो अभी क्या करूँगी मैं कि अभी एक फिगर टैग लगाऊंगी एंड देन इमेज सोर्स लगाऊंगी, यस। और यहाँ मैं इमेज का जो सोर्स है, मेरा जो इमेज का नेम है वो लिखूंगी यहाँ पर, डॉट, यस आ गया, ये है मेरा। और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इमेज लिख दूंगी। और देन ये होने के बाद कैप्शन लिखना है इसके अंदर। तो फिर कैप्शन यहाँ पे आ गया, तो इसको सेट कर देने का, ज़्यादा टाइम पास नहीं कर सकते हम, राइट। तो यहाँ पे लिख दूंगी दिस इज अ पिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो मैं सेव कर देती हूँ। सो अब ये फिगर के अंदर ये फोटो और ये जो कैप्शन है वो किससे वर्क करेगा, ये हम देखते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो पहले वाला था राइट, तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक इमेज आ गया है और यहाँ पे एक कैप्शन आ गया है। तो ये कैसे हुआ कि ये जो फिगर है इसका जो इमेज है, ये इमेज सोर्स डालना है पहले हमें, और ये ऐसे, और देन फिगर कैप्शन। तो फिर उसके बाद तब क्या होगा, ये फिगर कैप्शन का मतलब क्या है, तो जो मैंने फोटो डाला हुआ है उसके नीचे जो भी हमको लिखना है, कैप्शन लिखना है वो। जैसे हम इंस्टा पे कोई फोटो अपलोड करते हैं और कुछ कैप्शन डालते हैं तो कैसे होता है, सेम उसी तरह से है। बस यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें अगर ये ऐसे लाना है, ये ऐसे चाहिए हमें कुछ, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें फिगर टैग यूज करना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे इमेज सोर्स डालना पड़ेगा। इमेज सोर्स यानी क्या, इमेज सोर्स सिर्फ इमेज और एस क्लिक किया तो ये पूरा आ जाएगा, और तभी ये इमेज का जो नेम है जो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है वो डाल देने का। एंड देन कुछ भी आप लिख सकते हैं, इमेज या कुछ भी लिख सकते थे, मैंने इमेज लिखा, कोई बात नहीं है। एंड देन फिगर कैप्शन के अंदर मुझे जो भी कैप्शन लिखना है वो लिख सकती हूँ मैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अगर मैं ओके, तो हाँ बस इतना ही। तो अगर मैं देखती हूँ कि कोई ऐसा फोटो जो मैं HTTP के थ्रू देना चाहती हूँ, तो उसमें क्या होगा, लिंक के थ्रू। तो लेट्स सी क्या होता है कि अगर मैं ऐसे मेरे पास जो फोटो सेव है उसको ना देकर कुछ ऐसे लिंक दे दूं जो ओपन ही ना हो, तो क्या आएगा, देखती हूँ। गूगल
.com सेव किया मैंने एंड देन यहाँ पे देख लो, हाँ सी। अब जो फोटो मेरे पास है ही नहीं, अगर वो फोटो नहीं है तो वो ब्लैंक आने से अच्छा है कि मैंने यहाँ पे इमेज करके लिखा हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे आया इमेज करके। अगर मैं कुछ और लिखती यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखती जस्ट प्रोग्रामिंग लिखती मैं, तो वो भी आ सकता था वहाँ पे। इसके बदले देखो, अगर इमेज नहीं है या लोड होने को टाइम लग रहा है, इंटरनेट स्लो है हमारा तो लोड होने टाइम लग रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर इमेज नहीं आ पा रहा है एट द टाइम, देन फटाफट ये आ जाएगा इसके बाजू में। सी, ये मैंने सेव किया। अब देखो इमेज नहीं आ पा रहा है तो ये प्रोग्रामिंग ऐसा आ गया, तो हमें एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि चलो ये फोटो जो भी है वो इसके रिलेटेड है करके हमें पता चल जाता है। तो ऐसे तो इमेज नहीं आ रहा है तो उसके बाजू में जो भी लिखा है वो आ जाएगा, तो ये लिखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसे। सो ये फिगर कुछ नहीं है, बस क्या है, फिगर देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ फोटो होगा, और कैप्शन तो पता चल रहा है कि कैप्शन यानी कुछ लिखा होगा। तो ये कुछ नहीं है, बस बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिगर के अंदर इमेज आएगा, उसके बाद कैप्शन आ जाएगा, डेट्स इट, और कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है वो। Okay, so now let's see what is canvas check. The canvas check in HTML5 helps users draw graphics or images on the fly using JavaScript. We can use it for drawing paths, boxes, circles, adding images, etc. The canvas check has two attributes, width and height, for setting the width and height of the canvas. तो canvas check क्या है कि ये कुछ नहीं है, ये बस images और graphics डालने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हम बॉक्सेस बना सकते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, या कोई इमेज डाल सकते हैं। उसमें विड्थ और हाइट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कैसे करते हैं वो हम VS कोड में देख लेंगे। अभी हम देखते हैं कैनवास। तो कैनवास मोस्टली सुना होगा आप लोगों ने, कैनवा ऐप है .com ऑब्वियसली, वो जो स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है, ये भी स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है, बट यहाँ पे हमें कुछ कुछ कोड लिखना पड़ेगा। इसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती और इसमें कोडिंग की ज़रूरत है। तो कैनवास का टैग ले लेते हैं, देन उसका आईडी देंगे, आईडी कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी, मैं दे रही हूँ canvas1 दे रही हूँ, कुछ भी दे सकते, लिटरली बस मैंने ऐसे ही दिया है। यहाँ पे आपका नाम भी लिख दो तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे विद में दे देती हूँ 400 एंड जैसे मैंने कहा विथ एंड हाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये 100 दे देती हूँ। ऑलराइट, तो स्टाइलिंग भी देना ज़रूरी है, तो स्टाइल बॉर्डर 2 पिक्सल, ये किस बीच में आ गया, ठीक है, ऑलराइट। तो इसको सेव कर लेते हैं एंड देन लेट्स सी क्या बना है। ये लो, अब ये रेक्टेंगल बन गया, तो इसमें कुछ और शेप, ये साइज में कुछ वेरिएशन करेंगे तो कुछ और बनेगा, लाइक बनेगा या ना वही होगा, लेकिन साइज में डिफर होगा थोड़ा। देखो ये भी और छोटा करूँगी तो ये स्क्वायर बन जाएगा, रेक्टेंगल से स्क्वायर बन जाएगा ये। तो लेट्स तो ये स्क्वायर बन गया, तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये ऐसे ही बनता जाएगा, ठीक है। तो फिर कैनवास वैसा ही है। कैनवास को और ज़्यादा डीपली हम आगे जब वेबसाइट्स बनाएंगे तो हम सीखेंगे, अभी तो बस एक जनरल आइडिया दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये रेक्टेंगल और स्क्वायर, मतलब ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कैनवास के लिए, ये टैग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, आईडी लिखना इंपॉर्टेंट है इसमें, विड्थ और हाइट देना एंड स्टाइलिंग देना है इज इम्पॉर्टेंट, तो वो ऐसे इजिली बन जाएगा। आगे इसके बारे में डीपली देखेंगे। ओके, सो अब है मार्क। The mark element highlights a particular text that is of special interest to the user in an HTML document. तो मार्क क्या करता है, कोई भी वर्ड या सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। That's it. सो अभी हम देखेंगे मार्क। तो ये मार्क क्या होता है, कोई भी एक लिख देते पैराग्राफ, ओके। तो ये इतना बड़ा जो पैराग्राफ है, इसमें से मैं कुछ भी हाईलाइट करना चाहूंगी तो मैं मार्क टैग दे दूंगी बीच में। मैं कैसे देख रही हूँ तो मुझे
और मुझे अगर चाहूँ मैं तो मैं यहाँ तक दे सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे टैग के अंदर मार्क लिख दूँगी तो ये हो जाएगा सी। तो ये पैराग्राफ में मैंने अगर देखो इतना पूरा मैंने हाईलाइट कर दिया है जितना मुझे नहीं करना चाहिए था एक्चुअली में। तो ओके मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया कि मैंने ओपनिंग टैग ही दोनों जगह पे लिख दिया, इसलिए यहाँ पे नहीं हुआ, पूरा ही हो गया वो ये। तो ये क्लोजिंग टैग दे देती हूँ मैं यहाँ पे। तो अब देखो, अब मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क तक ही किया है मार्क, तो वहाँ तक ही होगा, पहले मिस्टेक हो गया था मेरे से। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ही हुआ मेरा। अगर कोई सेंटेंस है, अगर कुछ हम नोट्स बना रहे, ब्लॉग बना रहे, कुछ भी बना रहे, अगर वहाँ पे हमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है जो लोगों को देखना इंपॉर्टेंट है और पैराग्राफ के बीच में वो कहीं छूट ना जाए, इसके लिए अगर कुछ मार्क करना है, हाईलाइट करना है, तो ये मार्क टैग यूज़ कर सकते हैं ताकि हम कुछ इजीली मार्क कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 बार कर रही हूँ, आई मीन इससे यहाँ तक ही करूँ और एक और यहाँ करूँ, यहाँ पे सेव किया मैंने, तो यहाँ पे जब मैं रन करूंगी तो देखो यहाँ पे भी हाईलाइट हुआ, यहाँ पे भी हाईलाइट हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है कि मार्क टैग यूज़ करो तो वहाँ पे हाईलाइट हो जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, वेरी इजी। ओके, सो मेन टैग, दिस टैग डिफाइंस द इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द बॉडी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। इसमें क्या है कि जो मेन कंटेंट है वो बोल्ड होके दिखता है, तो इसलिए मेन टैग यूज़ होता है, बस और कुछ नहीं है। सो अभी हम देखेंगे मेन टैग। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ मेन, फिर यहाँ पे मैं हेडर डालती हूँ पहले। तो ये पहले ऊपर वाला सीन है, तो ऊपर का जो वेबसाइट में जो ऊपर होता है वो हेडर टैग के अंदर आता है ऑब्वियसली। तो फिर हेडर के अंदर मैं कुछ नहीं लिखूंगी, मैं सिंपली लिख दूंगी कि कुछ हेडर कंटेंट आएगा, और उसके हेडर के बाद मैं यूज़ करना चाहूँगी मेन के अंदर। मैं कोई पैराग्राफ में क्या लिखूँ, टॉप वेबसाइट से लिख देती हूँ, और एक और H2 के अंदर मैं लिखना चाहूँगी बेस्ट हो गया, और देन मेन क्लोज हो गया, ठीक है। अभी इसे सेव करके मैं देखूंगी अब इसका आउटपुट क्या है। सी, तो ये जो मैंने हेडर पे लिखा हुआ है, ये क्या हो गया कि ये कुछ नहीं हुआ, बस जो मेन के अंदर मैंने लिखा हुआ है वो थोड़ा बहुत हाईलाइट हो गया है। सी, बेस्ट वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड, ये पैराग्राफ जो है मेन कंटेंट मेन के अंदर ये हाईलाइट हो गया H2 वाला। तो मेन का काम यही है कि ये जो मेन के अंदर जो है वो बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना, दिख के आता है कि ये, चलो इसको छोटा कर देते हैं, 1 मिनट 4 कर देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये बोल्ड में आ गया, बिल्कुल बोल्ड में, ये दिखाने के लिए कि ये कुछ मेन कंटेंट है जो हमें देखना इम्पोर्टेंट है इस वेबसाइट में। तो ये बिल्कुल बोल्ड में आ चुका है, बाकी सब नॉर्मल लिखा हुआ है। मैंने पहले क्या किया था, पहले मैंने H2 किया था तो वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने अब H4 किया तो साइज कम है, लेकिन फिर भी ये बोल्ड में आ गया क्योंकि ये मेन कंटेंट है। तो ये बता रहा है कि मैं मेन कंटेंट हूँ तो मुझे कुछ स्पेशल हटके करना है, तो बोल्ड में आ गया ऐसा। तो फिर मेन कंटेंट का यही यूज़ है कि वो जो है वो बिल्कुल हटके आता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसका यूज़, बस वही है, मेन इसलिए यूज़ होता है, बस दैट्स इट। बस इतना ही जाना था मेन के बारे में, बस मैं एक जनरल आइडिया दे रही हूँ, बाकी जब वेबसाइट्स में यूज़ करूँगी तो और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि चलो हाँ मेन ऐसा यूज़ होता है, ओके ओके ऐसे। तो ये सिर्फ H4 ही क्यों हाईलाइट हुआ, आई मीन बोल्ड में हुआ, ये सब क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न ये है क्योंकि मेन टैग के अंदर 2 ही है, एक P टैग है और एक H4 है। P
टैग का मतलब क्या, पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ हाईलाइट नहीं होगा, बोल्ड नहीं होगा। H4 यानी क्या, एक हेडर है, ये हेडर, तो ये होगा। तो बस, तो इसके नीचे अगर मैं एक और पी टैग यूज करूंगी तो वो भी हाईलाइट नहीं होगा, मतलब कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो ये भी कुछ हाईलाइट नहीं होगा। बस H4 के अंदर जो भी लिखा हुआ है बस वो हाईलाइट होगा। देखो ये हाईलाइट नहीं हुआ। अगर एक और मैं H हेडर के जैसे कुछ भी यूज करूंगी वहां पर, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं H5 लिख दूँ, उसके अंदर कुछ भी लिख दूँ, वो भी हाईलाइट होगा, क्योंकि देखो साइज कम है। देखो अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो साइज कम है बट बोल्ड में हुआ है, क्योंकि वो हेडर का पार्ट है। तो फिर H1 से लेकर H5 H6 से सब कुछ बोल्ड होगा मेन के अंदर। तो मेन के अंदर इसलिए मेन इसलिए यूज होता है ताकि H4 मतलब हेडर में जो भी लिखे वो बोल्ड में आए। दैट्स और कुछ यूज़ नहीं है। ओके, सो बाय नेम इटसेल्फ हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ तो लोडिंग टाइप का कुछ तो सीन है। तो ये जो है, ये कोई भी ऐसे अगर इंटरनेट स्लो है या कुछ काम चल रहा है या कुछ गेम है, तो अगर लोडिंग दिखाने के लिए अगर कुछ यूज़ होता है तो ये प्रोग्रेस टैग यूज़ होता है। तो उसमें हम दिखा सकते हैं कि 100% में से कितना परसेंट का काम हुआ है और कितना परसेंट करना बाकी है, ये हमें पता चलता है या फिर हमें देखने मिलता है प्रोग्रेस टैग मैसेज। दैट्स इट। सो अब आता है प्रोग्रेस टैग। ओके टैग, तो बॉडी के अंदर पहले मैं यूज करूंगी स्पैन, इसके अंदर लिखूंगी मैं लोडिंग, कि कुछ तो लोड हो रहा है, लोडिंग लिखूंगी। एंड देन लोडिंग के बाद प्रोग्रेस टैग यूज करूंगी। प्रोग्रेस वैल्यू इज इक्वल टू 55 कर देती हूँ। ओके सॉरी 55 एंड देन मैक्स 100 एंड टैग क्लोज। तो ये आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम प्रोग्रेस वैल्यू 100 होना चाहिए, लेकिन मेरा जो वैल्यू है वो 55 है। मैंने सेव किया तो यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। देखो ये पूरा 100 होना चाहिए, लेकिन मेरा फिलहाल से 55 पे ही लोडिंग हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 100 कर दूँ, इसका मतलब है कि मेरा लोडिंग की जरूरत नहीं है, मेरा पूरा 100 हो चुका है, तो लोडिंग नहीं आएगा, डन आ जाएगा। तो फिलहाल अगर प्रोग्रेस में दिखाना है मुझे, तो यहाँ पे कम ही वैल्यू होना चाहिए, मैक्स तो 100 ही होना चाहिए, 100% श्योर। और यहाँ पे 10 कर दो तो और भी कम हो जाएगा कि भाई लोड हो रहा है, बहुत टाइम लगेगा ऐसे। तो लोडिंग का अगर कुछ दिखाना है वेबसाइट में, हमें नेटवर्क इशू है या कुछ भी है, लोडिंग का दिखाना है हमें, तो फिर प्रोग्रेस टैग यूज करना पड़ेगा। ऐसे प्रोग्रेस वैल्यू लिखना पड़ेगा 10 और मैक्सिमम 100 और ऐसे ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। बस एक ही सेंटेंस में ये पूरा वर्क होगा। दैट्स इट, बहुत ज़्यादा इजी है ये। द सेक्शन एलिमेंट डिफाइन स्पेसिफिक सेक्शंस एंड सब सेक्शंस इन अ डॉक्यूमेंट। ये कुछ नहीं है, एक वेबसाइट में सेक्शंस बनाने के लिए ये यूज़ होता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 और कुछ नहीं। दैट्स इट। तो अभी आएगा सेक्शन टैग। वो क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। बॉडी के अंदर पहले तो सेक्शन टैग यूज़ कर लो। तो उसमें H1 लिख लो और उसके अंदर लिखो सेक्शन 1, देन कुछ पैराग्राफ लिख दो और उसमें कुछ भी लिख सकते हो पैराग्राफ। मैं फिलहाल के लिए कुछ भी लिख दे रही हूँ, ये चलेगा। एंड देन एक और सेक्शन करेंगे, तो H1 सेक्शन 2 और वापस से ही कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो मैं वापस से लॉरेन 10 करूँगी। ओके, सेव किया मैंने। तो ये रहा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 और कुछ नहीं है। इसका काम बस इतना ही है कि सेक्शन बनाएंगे और उसमें कुछ कंटेंट होगा, एक और सेक्शन बनाएंगे उसमें कुछ कंटेंट होगा, सेक्शन 3 होगा उसके अंदर कुछ कंटेंट होगा। दैट्स इट। सेक्शन का कुछ काम नहीं है, बस यही काम है कि वेबसाइट में कुछ सेक्शंस बनाने हैं हमें, बहुत से सेक्शंस हैं। तो
सेक्शन 1 के अंदर कंटेंट, सेक्शन 2 के अंदर कंटेंट, दैट्स इट। और कुछ काम नहीं है, बस इतना ही है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब। और थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।